आज हम शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था में प्रांतीय प्रशासन पर बात करेंगे। शेरशाह सूरी ने अपने राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए, सुचारू रूप देने के लिए इसे कई भागों में बांटा था। अब ये भाग क्या कहलाते थे, तो इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। कोई विद्वान कहता है कि ये सरकार कहलाता था, कोई विद्वान कहता है कि ये इक्ता कहलाता था, कोई विद्वान कहता है, जैसे परमात्मा शरण है, वो कहते हैं कि यह राज्य प्रांत कहलाता था। लेकिन ये निश्चित है कि उसने राज्य को प्रांतों में, सरकार में या इक्ता में बांटा था। राज्य की सबसे बड़ी इकाई का शासन प्रबंध यानी कि प्रांत का शासन प्रबंध मुख्य शिकदार और मुंशिफ के अधिकार के हाथ में होता था। दो मुख्य अधिकारी हैं। इनमें शिकदार जो है वो एक सैनिक अधिकारी होता था, जिसका काम होता था प्रांत में कानून व्यवस्था को स्थापित करना, प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा फौजदारी मुकदमों की सुनवाई कर उस पर निर्णय देना। आगे आप पढ़ोगे कि प्रांत जो है वो परगनों में बटे हुए थे, तो परगनों के जो शिकदार होते थे वो किसके अधीन होते थे? प्रांत के शिकदार के। मुंशिफ का जो है वो एक असैनिक अधिकारी होता था और इसका जो काम होता था वो शिकदार की सहायता करना एक तरह से। इन दोनों अधिकारियों की सहायता के लिए अनेक क्लर्क होते थे और इन अधिकारियों का वेतन भत्ता जो है वो प्रांत की वार्षिक आय में से दिया जाता था। इन अधिकारियों के क्या कर्तव्य थे, क्या दायित्व थे, क्या इनकी सीमाएं थी कार्यों की, इसका निर्धारण शेरशाह सूरी के द्वारा होता था। अब प्रांत के बाद शासन व्यवस्था में आती है परगना। जिस तरह से आज आप देखिए देश है, राज्य है, ज़िले हैं, तहसील हैं, ग्राम है, उसी तरह से शेरशाह के समय में शासन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो राज्य जो है वो बटा हुआ था प्रांतों में, प्रांत जो है वो बटा हुआ था परगनों में और परगना जो है वो बटे हुए थे ग्राम में। और ग्राम के अलावा एक 10 ग्रामों का समूह होता था जिसे मंडल कहा जाता था। तो यहाँ परगना एक तरह से आप शेरशाह की शासन प्रणाली में, शेरशाह की शासन व्यवस्था में जिले जैसी व्यवस्था आप समझ सकते हैं। परगना जो है ये राज्य की एक इकाई होता था। परगने का शासन प्रबंध जो है वो शिकदार, मुंशिफ, खजांची और कारकुन 4 अधिकारियों के हाथ में होता था। परगने में शिकदार का जो काम होता था, परगने में शांति व्यवस्था स्थापित करना, चाहे वो चोर से हो, चाहे वो डाकुओं से हो, चाहे वो विद्रोहियों से हो। और इस शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उसके लिए ये कार्य निर्धारित किया गया था कि वो ऐसे लोगों को बंदी बनाए। अगर वो नहीं कर पाता था तो उसे दंड दिया जाता था। मुंशिफ जो होता था उसका काम था परगने में राजस्व विभाग को संभालना। एक तरह से राजस्व विभाग का वो अध्यक्ष होता था। परगने की किस तरह से राजस्व एकत्रित किया जाए, मतलब निर्धारण जो होता था, और इस कार्य के लिए वो भूमि की पैमाइश करवाता था। भूमि की पैमाइश करवाने के पश्चात कितना भूमि कर लिया जाएगा इसको निश्चित करता था। और अगर यदि कोई किसान समय पर निर्धारित भूमि कर नहीं देता था तो वो उसे दंडित करता था। इसके बाद खजांची जो है वो परगने के खजाने का अध्यक्ष होता था और इसका कार्य होता था जो रकम एकत्रित
की गई है, चाहे वो राजस्व से हो, चाहे वो अन्य किसी उससे हो, उसकी जानकारी शिकदार को देना। अर्थात न केवल वो रकम को एकत्रित करता था, अपितु जो रकम एकत्रित हुई थी उसकी जानकारी किसको देता था? शिकदार को। इसके बाद प्रत्येक परगने में 2 कारकुन होते थे, एक हिंदी का, एक फारसी का, और इनका काम था परगने में होने वाले हर फैसले का रिकॉर्ड करना। एक तरह से लेखा जोखा का जो होता था परगने का, वो इन दोनों अधिकारियों का कार्य था। और इस कार्य में मुंशिफ जो होते थे वो इनकी मदद करते थे। इसके बाद आता है ग्राम शासन व्यवस्था। ग्राम जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई होता था। प्रत्येक गांव में एक मुकद्दम होता था और इस मुकद्दम का काम होता था गांव में राजस्व वसूल करना और राज्य के कोष में जमा कराना। इसके अलावा गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करना, गांव में अगर कोई अपराध हो रहा है तो अपराधियों का पता लगाकर उन्हें पकड़ना, ये भी इसी का काम था। अगर वो यह काम नहीं कर पाता था, अगर वो अपराधियों को पकड़ने में असफल होता था तो उसे कठोर दंड भुगतना पड़ता था और कहा जाता है कि कभी कभी प्राण दंड भी दिया जाता था। मुकद्दम के अलावा हर गांव में पटवारी और चौकीदार होते थे। पटवारी जो है आज के पटवारी की तरह भूमि कर का हिसाब रखता था तथा चौकीदार उसकी सहायता करता था। आज की तरह ही गांव के जो होते थे उसमें ग्राम पंचायत होती थी जो कि स्वतंत्र होती थी, और इस ग्राम पंचायत के वही काम होते थे जो आज हैं। ग्राम की सुरक्षा, ग्राम में शांति व्यवस्था स्थापित करना, ग्राम की सफाई, गांव के झगड़ों का निर्णय करना, ये इसके कार्य होते थे। ग्रामीण जनता की आवश्यकता की पूर्ति करना और ग्रामीण जनता अपनी उपज को कहाँ बेचे, इसके लिए 10 गांवों को मिलाकर एक मंडल बनाया जाता था और इस मंडल में एक सप्ताह में एक बार बाजार लगता था जहां ग्रामीण जनता अपनी उपज का जो सामान होता था, जैसे जो भी फसल उनकी उगती थी, जो बेचना चाहते थे वो बेचते थे और आवश्यक वस्तुओं को वहाँ से खरीदते थे। अब आता है भूमि कर व्यवस्था। शेरशाह जो है सुल्तान बनने से पहले, शासक बनने से पहले, बादशाह बनने से पहले जागीर, मैंने आपको बताया था, जागीर का प्रबंधक रहा था और इस जागीर प्रबंधक के रूप में उसने भूमि से संबंधित समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर ली थी। और यही कारण था कि शेरशाह जो है उसने एक श्रेष्ठ भूमि कर व्यवस्था की स्थापना की और शेरशाह के द्वारा स्थापित की गई इस व्यवस्था को टोडरमल का बंदोबस्त भी कहते हैं। और भूमि कर व्यवस्था में उसने बहुत सारे परिवर्तन किए थे। जैसे शेरशाह से पूर्व दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके समय में भूमि जो होती थी वो सुल्तान की निजी संपत्ति होती थी, लेकिन शेरशाह जो है उसने सुल्तान की निजी संपत्ति नहीं माना। फिर इससे पहले आप देखो, निजी संपत्ति होती थी तो वो किसानों से मनमाना कर वसूल करते थे और किसान जो है उसे मजबूरी में जो कर एक तरह से निर्धारित किया जाता था वो देना पड़ता था और इससे किसानों की स्थिति जो रहती थी वो दयनीय रहती थी। लेकिन शेरशाह का कहीं ना कहीं ये उद्देश्य था, ये लक्ष्य था और वो ये चाहता था कि उसके राज्य के किसान जो हैं वो सुखी और समृद्ध रहें
इसलिए उसने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमि कर व्यवस्था को निर्धारित किया था। इस निर्धारण करने के लिए उसने भूमि की पैमाइश करवाई पहले तो, फिर उसके बाद श्रेणीवार भूमि के क्षेत्रफल को रजिस्टर में दर्ज करवाया। श्रेणी उसने 3 बनाई, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि, निम्न भूमि। उत्तम भूमि वो भूमि थी जिसमें बहुत अच्छी उपज होती थी। मध्यम भूमि वो भूमि थी जिसमें उपज उत्तम से कम होती थी, और निम्न भूमि वो होती थी जो कि बंजर होती थी और जिसमें एक तरह से कभी कभी फसल होती थी या बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर फसल होती थी या नहीं होती थी। जब उसने इन श्रेणियों का विभाजन कर दिया, भूमि निर्धारित कर दी कि कौन सी भूमि किस तरह की है, फिर उसने प्रति बीघा भूमि की औसत पैदावार निकाली कि भाई कितनी एक बीघा में औसत पैदावार होती है, और पैदावार का 1/3 हिस्सा भूमि कर के रूप में निर्धारित किया। लेकिन कानून को यहाँ कहते हैं कि नहीं, 1/3 नहीं, 1/4 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। अब किसान कर किस रूप में दे? तो किसान जो होता था वो अनाज के रूप में भी दे सकता था और नकदी के रूप में भी दे सकता था। एक उसने जो यहाँ चेंज किया था, मैंने आपको बताया कि इससे पहले सुल्तान की निजी संपत्ति होता था, लेकिन यहाँ इसने किसान को उसकी भूमि का पट्टा दिया था, और इस पट्टे में किसान की भूमि का क्षेत्रफल, भूमि की स्थिति, किसान द्वारा अदा किया जाने वाला लगान, सब एक तरह से दर्ज किया जाता था, नोटिस में लिया जाता था। प्रत्येक किसान को एक कबूलियत नामा, एक तरह से एफिडेविट जो है उस पर वो देना पड़ता था हस्ताक्षर करके, जिसमें ये लिखा होता था कि वो भूमि कर के जो नियम हैं उनको स्वीकृति प्रदान करता है, और जो जैसे कहा गया है वैसे ही वो एक तरह से भूमि कर देगा। ये तो किसानों के लिए था। फिर किसानों के बाद उसने जो कर्मचारी, जो अधिकारी वसूल करते थे भूमि कर, उनको ये आदेश दे रखा था कि पैमाइश के समय नम्रता बरतें और भूमि कर वसूल करें। लेकिन अगर कोई कर नहीं देता है तो उन्हें दंड दें। अब शेरशाह के संपूर्ण राज्य में लगान की जो दर थी वो एक समान निश्चित नहीं थी, और इसके अलावा राजपूताना, मालवा में जो प्रणाली थी वो बटाई, कनकूत और नकदी प्रणाली चल रही थी, कि कहीं बटाई के आधार पर कर लिया जाता था, कहीं कनकूत के आधार पर, कहीं नकदी के आधार पर। ये तो हो गया भूमि कर। अब भूमि कर के अतिरिक्त किसानों से अन्य कर भी वसूल किया जाता था, और ये जो कर होते थे उनका नाम होता था जरीबाना। जरीबाना कर जो है एक तरह का वो भूमि कर था जो कि भूमि निरीक्षकों को मेहनताना देने के लिए लिया जाता था। एक मुहासिलाना कर नामक कर था जो कि 2.5 से लेके 5% होता था। इसके अलावा प्राकृतिक प्रकोप जो होते थे उनके लिए किसानों से दहय अस्तरी नामक कर लिया जाता था।
लेकिन इन कर के बदले में किसानों को अपनी भूमि में सुधार करने के लिए शेरशाह के द्वारा ऋण भी दिया जाता था, और अगर किसी कारणवश फसल नष्ट हो जाती है तो राज्य की ओर से उसे क्षतिपूर्ति भी दी जाती थी। शेरशाह ने अपनी सेना को कड़े आदेश दिए हुए थे कि किसी भी युद्ध में कूच करते समय खड़ी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और जो इसका उल्लंघन करेगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा। ये उसकी भूमि कर व्यवस्था थी। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। जैसे पहला दोष तो यही था कि औसत पैदावार के आधार पर जो लगान वसूल किया जाता था, उसमें जो निम्न श्रेणी की जो भूमि होती थी उसमें किसान को हानि उठानी पड़ती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उत्तम भूमि जो है उसमें अच्छी फसल होगी, लेकिन कर जो है वो औसत के आधार पर निकाला है। तो एक तो ये दोष था। दूसरा था, किसानों को भूमि कर के अलावा जो अतिरिक्त कर देने पड़ते थे, उससे किसानों को एक तरह से कष्ट का सामना करना पड़ता था, क्योंकि आमदनी इतनी होती नहीं थी। एक तो उसे भूमि कर देना है, और दूसरे फिर ये अतिरिक्त कर थे जो कि मैंने बताया, जरीबाना, मुहासिलाना, दहेय अस्त्री आदि के रूप में थे। तीसरा जो है, वार्षिक बंदोबस्त के कारण किसानों को बड़ी असुविधा होती थी। चौथा, राजस्व विभाग के कर्मचारी जो हैं वो भ्रष्ट होते थे और अपनी आय बढ़ाने के लिए एक तरह से कमीशन जो है वो लेते थे। पांचवा, जागीरदारी प्रथा प्रचलित रहने के कारण जागीरदार अपनी जागीर का प्रबंध अपने गुमास्तों द्वारा करते थे, जो किसानों की सुख सुविधाओं का ध्यान न रखकर अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखते थे और अपने अकॉर्डिंग जो है वो भूमि कर वसूलते थे। लेकिन इन दोषों के अलावा पूर्व में जो सुल्तानों के द्वारा स्थापित की गई थी भूमि कर व्यवस्था, उससे शेरशाह की भूमि कर व्यवस्था श्रेष्ठ थी, और इसने किसानों के हितों की कहीं ना कहीं तो एक तरह से पूर्ति की थी। अब आता है सैन्य प्रशासन। शेरशाह ने जिस हिसाब से एक तरह से भूमि कर व्यवस्था में, राज्य प्रशासन में सुधार किया था, उसी के साथ साथ उसने सैन्य प्रशासन में भी कुशलता एक तरह से अपनाई थी और अपनी सेना का पुनर्गठन किया था। और शेरशाह की सेना में 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल, 500 हाथी और एक अच्छा तोपखाना था। यद्यपि इसकी सेना में अफ़गानों की संख्या अधिक थी, लेकिन अफ़गानों के अलावा अन्य जातियों के लोग भी, यहाँ तक कि हिंदू भी उसकी सेना में रहते थे। उसकी खुद की व्यक्तिगत सेना के अलावा प्रांतीय गवर्नरों और स्थानीय अधिकारियों के पास भी सेना होती थी, जिसका शेरशाह उपयोग करता था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि शेरशाह ने जागीर प्रथा समाप्त कर दी थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था, किंतु अधिकारी वर्ग को अब भी जागीरें दी जाती थी। शेरशाह जो था उसका सैनिकों से सीधा संपर्क रहता था, और संपर्क रहता था तो वो करीब करीब जो उसके अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी जो थे, उन पर वो नज़र रखता था, और जब पदोन्नति दी जाती थी तो वो उनके आचरण, उनकी योग्यता के आधार पर ही दी जाती थी। और जब इनकी भर्ती होती थी सैनिकों की, तो वो शेरशाह की उपस्थिति में, शेरशाह की देखरेख में ही होती थी।
शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की जो घोड़ा दाग नीति थी उसको अपनाया था। एक रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक का हुलिया रखा जाता था और उसी पूरा हुलिया रखा जाता था। और इस व्यवस्था के कारण जो अच्छे घोड़े नहीं होते थे, व्यक्तियों को निरीक्षण के अवसर पर लाना असंभव हो जाता था, वो उसको एक तरह से पता पड़ जाता था। देखिए, होता क्या था कि जागीरदार जो हैं वो आपस में घोड़ों को, जब ये दाग प्रथा नहीं थी, आपस में जैसे किसी जागीरदार से उसने 10,000 घुड़सवार मांगे तो दूसरे जागीरदारों के घोड़े लेके, सैनिक लेके वो आ जाते थे। तो यहाँ उसने हर सैनिक का कौन सा घोड़ा होगा वो एक तरह से दाग लगाया, और मतलब जिससे पता पड़ जाता था कि ये कौन से उसका सैनिक का घोड़ा है। तो ये प्रथा उसने अपनाई थी। सेना को कई भागों में बांटा उसने, और प्रत्येक भाग में एक योग्य सेनापति जो है उसकी नियुक्ति की, और उनको ये सीधे आदेश दिए कि वो सेना में एक तरह से अनुशासन को बनाए रखें, और अगर कोई अनुशासनहीनता करता था तो शेरशाह के द्वारा कठोर दंड दिया जाता था। अब आता है पुलिस प्रशासन। शेरशाह ने पुलिस विभाग की कोई अलग स्थापना नहीं की थी, बल्कि सेना को ही दोहरे कर्तव्य जो हैं वो सौंप दिए थे। जैसे विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना सेना, आंतरिक विद्रोह के समय प्रजा में शांति स्थापित करने का दायित्व सेना का है पुलिस के रूप में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, प्रांत में मुख्य शिकदार जो है, परगने का शिकदार जो है, उनका कार्य था शासन व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। पहले भी बता चुकी हूँ कि ये लोग अपने एरिया में चोर, डाकू, अपराधियों का पता लगाते थे, उन्हें दंडित करते थे। अगर दंडित नहीं कर पाते थे तो उनको खुद को दंड भुगतना पड़ता था। इसी प्रकार गांव में मुकदम जो होता था वो पुलिस का काम करता था। और शेरशाह की पुलिस व्यवस्था के बारे में अब्बास खान ने लिखा है, शेरशाह के राज्य में निर्बल और वृद्धा स्त्री तक अपने सिर पर आभूषणों की पोटली रखकर यात्रा के लिए निकल सकती थी, और उसे चोर और लुटेरों का कोई डर नहीं था। वो उसके पास फटक नहीं सकते थे, क्योंकि शेरशाह का जो दंड का आतंक था वो इन अपराधियों के सर पर सवार रहता था। अब आता है गुप्तचर विभाग या गुप्तचर प्रशासन। शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की तरह डाक व्यवस्था और गुप्तचर पद्धति को पुनः स्थापित किया। इस विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था, और उसके अधीन समाचार लेखक, समाचार वाहक होते थे जो कि डाक को लेकर जाते थे। ये जो होते थे एक तरह से समाचार लेखक, समाचार वाहक, ये अपने क्षेत्र की प्रमुख घटनाओं का संकलन भी बादशाह को सूचित करते थे। सभी नगर बाजार में ये इनकी नियुक्ति की जाती, समाचार वाहक और इनकी गुप्तचर की नियुक्ति की जाती थी, और ये सीधा आदेश था कि कोई भी सूचना होती है वो शेरशाह के समक्ष पेश होनी चाहिए, और वो भी जल्दी से जल्दी। और कहा जाता है कि शेरशाह के समय में ये विभाग इतनी कुशलता से कार्य करता था
कि वो प्रांत में अगर कोई असंतोष है, षड्यंत्र है, जमींदार या जागीरदार की तरफ से कोई अव्यवस्था है या कोई विद्रोह है, उसकी सूचना शेरशाह को कभी कभी पहले पता पड़ जाती थी और शेरशाह के पास 100% पहुंच जाती थी। और शेरशाह की शासन व्यवस्था सफल रही, इसका एक बहुत बड़ा कारण उसकी गुप्तचर प्रणाली थी। अब व्यापार और वाणिज्य। शेरशाह जो है उसने प्रत्येक प्रांत और जिले की सीमा पर व्यापार और वाणिज्य कर को प्रोत्साहन दिया था। उसने आदेश दे रखा था कि बिक्री के लिए आने जाने वाली सभी वस्तुओं पर केवल 2 चुंगियाँ लगाई जाएंगी। एक चुंगी तब वसूल की जाती थी जब व्यापारिक वस्तुएं उसकी राज्य की सीमा में प्रवेश करती थी, और दूसरी चुंगी इन वस्तुओं के बिक्री के स्थान पर लगाई जाती थी। केवल 2 ही वो होते थे। अब ये चुंगी कितनी लगती थी, इसके बारे में अलग अलग मत हैं, लेकिन ये माना जाता है कि महसूल वस्तु के मूल्य पर 2.5% होता था, और शेरशाह के इन सुधारों के कारण व्यापार और वाणिज्य जो है उसको काफ़ी प्रोत्साहन मिला और व्यापार और वाणिज्य जो है काफ़ी हुआ। अब है सार्वजनिक निर्माण कार्य। शेरशाह ने अपनी शासन व्यवस्था में सार्वजनिक निर्माण कार्यों को महत्व दिया था। उसने अनेक इमारतें बनवाई, सड़कें बनवाई, जैसे सोनारगांव बंगाल से रोहतास जो बिहार में होता था उनको जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई, जैसे सड़क आजम के नाम से जाना जाता था। आगरा से बुरहानपुर तक एक सड़क बनवाई, आगरा से जोधपुर तक एक सड़क बनवाई, लाहौर से मुल्तान तक एक सड़क बनवाई। और इन सड़कों के निर्माण से व्यापार और वाणिज्य में निरंतर वृद्धि हुई, क्योंकि आवागमन जो है वो आसान हो गया। इन सड़कों के किनारे उसने 1700 सराय बनाई, और इन सरायों में हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग कमरे थे। हर सराय में एक कुआं और मस्जिद बनवाई। हर सराय को डाक चौकी से जोड़ा। डाकिये की नियुक्ति की गई, और ये डाकिये घोड़े पर सवार होकर शाही आज्ञाओं को एक सराय से दूसरी सराय में पहुंचाते थे। इसके अलावा शेरशाह ने निर्माण कला में, स्थापत्य कला में भी कार्य किया। सहसराम का जो मकबरा है वो उसी का है, उसी के द्वारा बनाया गया, जो कि इस्लामिक स्थापत्य कला का श्रेष्ठ एक अच्छा नमूना है। तो हम ये देखें कि शेरशाह ने न केवल श्रेष्ठ प्रशासन की स्थापना की, अपितु उसने सार्वजनिक निर्माण कार्य भी किए। एक जो इसके प्रशासन में मुख्य जो व्यवस्था रही वो थी मुद्रा, और शेरशाह द्वारा मुद्रा संबंधी सुधार जो है वो भारतीय मुद्रा प्रणाली के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। शेरशाह का जब राज्यारोहण हुआ उस समय में धातु की कमी थी। उस समय जो सिक्के चल रहे थे वो एक तरह से खोटे और मतलब बिना किसी उसके थे, घिसावट के थे, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं था। तो शेरशाह ने इसमें सुधार करते हुए अलग अलग धातु के अलग अलग सिक्के जारी किए पहले तो, और इन धातुओं में थी सोने, चांदी, तांबे। चांदी में उसने बनाया रुपया, तांबे में बनाई अठन्नियाँ और चवन्नियाँ,
और दुवन्या। चांदी और तांबे के जो सिक्के थे उनका अनुपात निश्चित कर दिया। चांदी का रुपया 180 ग्रेन का था, जिसमें 175 ग्रेन मतलब एक तरह से शुद्ध चांदी होती थी। तांबे के दाम का वजन जो होता था वो होता था 330 ग्रेन, और सोने का सिक्का का जो वजन होता था वो होता था 166.4 ग्रेन से 167 ग्रेन, और कुछ सिक्के 168.5 ग्रेन के भी थे। रुपया और दाम में 1 और 64 का अनुपात था। सिक्कों पर शेरशाह का नाम, उसकी पदवी, टकसाल का स्थान अरबी लिपि में अंकित होता था। कुछ सिक्कों पर उसने नागरी लिपि को भी अपनाया था। और सिक्कों में ये जो परिवर्तन किया था उसमें उसने पुराने सिक्कों और मिश्रित जो धातु के जो प्रणाली थी उनको समाप्त कर दिया था। और कहा जाता है राज्य में लगभग 13 टकसालें उसने स्थापित की थी। और स्मिथ ने कहा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार था। शेरशाह के लिए कहा है उन्होंने मुद्रा व्यवस्था के बारे में। तो ये आपके शेरशाह का प्रशासन था। तो आप देखिए, न केवल शेरशाह ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, अपितु उसने अपनी प्रजा के हितों की पूर्ति के लिए एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था की भी स्थापना की। यहाँ आपका शेरशाह जो है वो एक तरह से पूरा हो जाता है।